हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सौ सांसदों के कट सकते हैं टिकट, नए चेहरे पर दांव। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन 2024 पूरी तरह तैयार। भारतीयों के लिए हो रही मॉस्को में ये तैयारी, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पर जामनगर पहुंचा रिहाना का लगेज, वीडियो देखकर लोगों ने कहा ये इंडिया शिफ्ट हो रही। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा किसान मोर्चा ने नियुक्त किए प्रभारी, ग्राम परिक्रमा यात्रा को प्रभावी बनाने पर फोकस। बॉडी लैंग्वेज पुलिस की मेहमान नवाजी, बीजेपी ने संदेश खाली के शाहजहां पर ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार नए चेहरे को ज्यादा मौका दे सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार करीब 100 या इससे ज्यादा सांसदों के टिकट काट भी सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम मीटिंग है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है और 1-2 दिन में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी ने पिछले साल हुए अलग अलग विधानसभा चुनाव में भी कई विधायकों के टिकट काटे थे और इसमें सीनियर नेता भी शामिल थे। पार्टी नेताओं में इसकी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। बीजेपी को राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को उम्मीदवार बनाने का फायदा भी मिला है। बीजेपी लगातार ये संदेश भी दे रही है कि बीजेपी में कार्यकर्ता सबसे अहम है और पार्टी जिसे चाहे उसे जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को सीएम बनाकर कार्यकर्ताओं को पुख्ता तरीके से ये संदेश भी दिया है। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि कमल का फूल यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं, बीजेपी का उम्मीदवार है। इसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई थी कि कुछ बड़े नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। इन सीटों पर बीजेपी सांसदों के टिकट कटने की ज्यादा संभावना है, जहां विपक्ष गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे थे। 5 सांसदों को मध्य प्रदेश में बदला था और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए थे। इस बार ये नंबर कहीं ज्यादा होने की संभावना है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने 21 सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया था। राजस्थान में बीजेपी ने 7, मध्य प्रदेश में भी 7, छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया और अब वे अलग अलग विधानसभा के सदस्य हैं। अब वह दिन बदल गया है जब भारतीयों को देखकर विदेशी मुंह पिचकाते थे। अब चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, चीन हो या जापान या रशिया, सभी भारतीयों को बड़े प्यार से बुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसे अमीर भारतीयों की जो कि तहरीफ के लिए विदेशों की सैर करना पसंद करते हैं। ऐसे ही भारतीयों को लुभाने के लिए मॉस्को इन दिनों विशेष प्रयासरत है। तभी तो मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी में इंटरनेशनल डिवीजन के हेड बुलेट नुमुरखानो पिछले दिनों भारत आए थे। भारत में इन दिनों मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी की पूरी टीम आई हुई है। और क्या है वजह? तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे भारत में होने का कारण ये है कि हम बहुत अधिक व्यावसायिक नहीं दिखना चाहता, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर हम यहाँ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आए हैं। हम भारतीयों को अपना देश दिखाने आए हैं, यहाँ मॉस्को के बारे में बताने आए हैं। इसी वजह से हमारे साथ मॉस्को से कारोबारी आए हैं, वहां से होटलियर्स, ट्रांसपोर्ट्स सभी आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि मॉस्को में वह सब कुछ है जो एक भारतीय खोजता है। भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यहाँ आप जिस राज्य में भी जाए, आपको शास्त्रीय और लोक नृत्य की पूरी परंपरा दिखेगी।
क्या मॉस्को में ऐसा कुछ है? तो जी हाँ, मॉस्को में भी ऐसी संस्कृति है। हमारे साथ इस समय एक नृत्य मंडली की भर्ती आई है, इसका नाम है अक्षय। आप उसके परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध है। ये एक बहुत प्रामाणिक है और हमारी लोक मंडली है जो आप जानते हैं। ये पारंपरिक रूसी लोक परिधानों में प्रदर्शन करते हैं और यह एक बहुत ही मनोरंजक शो है। जब भारतीय मॉस्को जाते हैं तो वे ऐसे आयोजनों में जाना और शामिल होना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कि मॉस्को में भारतीय पर्यटकों की संख्या क्या रहती है। पिछले साल मॉस्को में कुल 24.5 मिलियन यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन पर्यटक आए थे। उनमें से अधिकतर घरेलू पर्यटक थे, उनमें से 2.3 मिलियन पर्यटक विदेशी थे। यदि भारतीय पर्यटकों की बात करें तो हमारे टॉप 3 विदेशी पर्यटकों में भारत शामिल है। पिछले साल हमने 60,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया। यह हमारे लिए अच्छी संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस संख्या में और इजाफा हो। कोरोना काल से पहले की बात करें तो वहां भारतीय पर्यटकों की संख्या क्या रहती थी? तो कोरोना काल से पहले मॉस्को में भारतीय पर्यटकों की अच्छी संख्या पहुंचती थी। साल 2019 की बात करते हैं। उस साल भारत से 1 लाख से भी ज्यादा पर्यटक ने मॉस्को की सैर की थी। जब उनसे पूछा गया कि साल 2024 से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो ये अनुमान लगाना काफी कठिन है कि हम कितने पर्यटकों की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे कहा कि हम आशा करते रहेंगे, लेकिन हम सभी भारतीय मेहमानों का आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम मॉस्को में सभी भारतीय मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक सुंदर शहर है, बहुत मेहमान नवाज शहर है और ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बहुत खुला है। तभी तो पिछले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हुई थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि मॉस्को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है। इसे हम भारत समेत दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं। यही नहीं, हम भारतीय पर्यटकों के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वहाँ भारतीयों के लिए? भारत से विदेशों के शहर करने जाने वाले अधिकतर पर्यटक अंग्रेजी भाषा में प्रवीण होते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा मुख्य नहीं है, इसके बावजूद वह टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए अच्छी अंग्रेजी बोलने की विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहां हम होटलों और रेस्टोरेंट्स में भारतीय व्यंजनों की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। दरअसल आपका भारत बेहद डाइवर्स कंट्री है। यहाँ के खान पान के तरीके हर जगह अलग अलग है। हम वहाँ उतनी तो व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र के प्रमुख व्यंजनों की उपलब्धता हो। भारतीय पर्यटक मॉस्को में क्या पसंद करते हैं, बात उसकी करते हैं। तो मॉस्को का एक शानदार इतिहास रहा है। वहाँ का आर्किटेक्चर भी अनूठा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंफर्टेबल है। भारतीय पर्यटक वहाँ जब मेट्रो में जाते हैं तो ये एक संग्रहालय जैसा दिखता है, खासकर ऐतिहासिक स्टेशन जो शहर के केंद्र में है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे गैस्ट्रोनॉमिक दृश्य है। इसके अलावा मॉस्को में 19,000 से अधिक रेस्टोरेंट है। हर रेस्टोरेंट में कुछ अलग खासियत होती है, मतलब कि आपको कम से कम 19,000 विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद लेने का मौका अवश्य मिलेगा। वहाँ उन्हें लोकल व्यंजनों का टेस्ट मिलेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में टूरिस्ट सीजन सर्दियों का माना जाता है। मॉस्को में किस सीजन में टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, ये सवाल के जवाब है कि मॉस्को हर तरह से मौसम में अच्छा लगता है। वहाँ हर तरह का मौसम खूबसूरत दिखता है। वास्तव में वह एक अनोखी जगह है। भौगोलिक दृष्टि से वहाँ आप निश्चित रूप से असली सर्दी का अनुभव कर सकते हैं। वहाँ आप वास्तविक बसंत, वास्तविक ग्रीष्म और वास्तविक पतझड़ देख सकते हैं। मॉस्को के आधे से अधिक क्षेत्र या भूमि पर पॉर्को और ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, इसलिए वह एक बहुत हरा भरा शहर है। वहाँ का एक कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक मॉस्को वाइट के पास 10 से 15 मिनट की दूरी के भीतर एक पार्क या हरा क्षेत्र होना चाहिए। हाँ, गर्मियों में वहाँ वास्तव में बहुत अच्छा मौसम होता है। तभी कोई तो ऐसा मौसम होगा जब विदेशी पर्यटक वहाँ ज्यादा पहुँचते होंगे। आपको बताते चले कि मॉस्को का सामान्य मौसम 25 से 24 डिग्री रहता है। यहाँ न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म। वास्तव में यहाँ सबसे आरामदायक मौसम है।
तब भी वर्ष की तीसरी तिमाही में मॉस्को में अधिक लोग आते हैं, लेकिन भीषण ठंड के मौसम में भी हम पर्यटकों के लिए काफी कुछ करते रहते हैं। जैसे फरवरी में तथाकथित ठंडे समय में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन, त्योहार की व्यवस्था करते हैं। इस साल भी हम मॉस्को में एक चीनी नववर्ष उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह से भारतीय उत्सव भी वहां मनाया जाएगा। भारत और मॉस्को के बीच फ्लाइट सुविधा की हम व्यवस्था की बात करते हैं तो इस समय भारत के नई दिल्ली से गोवा से सीधी फ्लाइट है, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 10 फ्लाइट की व्यवस्था है। यह रशियन एयरलाइन का है। पहले जब एयर इंडिया सरकारी कंपनी हुआ करती थी तब एयर इंडिया दिल्ली को मॉस्को से सीधे जोड़ती थी, बाद में वो बंद हो गई। अब जबकि एयर इंडिया टाटा ग्रुप का हिस्सा है तो हम मानकर चल रहे हैं कि शीघ्र ही दिल्ली से मॉस्को के बीच सीधी फ्लाइट की व्यवस्था होगी। ऐसा हो जाने पर लोगों को अफोर्डेबल ऑप्शन मिल सकेगा। तो ये सारी जानकारी थी मॉस्को के बारे में। इस वक्त गुजरात के जामनगर में दुनिया भर से तमाम बड़ी हस्तियों के साथ फिल्मी और म्यूजिक दुनिया के सितारों की धूम मची हुई है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे इस शहर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मौका है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन का, जिसका हिस्सा बनने पहुंची है तमाम हस्तियां। इस मौके की कई झलकियां सामने आई हैं, जिनमें हॉलीवुड की मशहूर रिहाना से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारे वहां पहुंच चुके हैं। इस मौके पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मशहूर सिंगर रिहाना की टीम और इस प्री वेडिंग के लिए उनकी धमाकेदार तैयारियों की झलक दिख रही है। रिहाना की टीम ने जैसे ही जामनगर में एंट्री ली, उन्हें लेकर जमकर चर्चा होने लगी है। हालांकि इस वक्त सबसे अधिक चर्चा रिहाना के लगेज की हो रही है, जिसका वीडियो सामने आ गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से छाया हुआ है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि ये सामान रिहाना का है। इस वीडियो में कई सारे ट्रक एक लाइन से निकलते दिख रहे हैं, जिस पर पैक्ड सामान नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जामनगर में कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक शायद इससे पहले इंडियन शादी में कभी न हुआ। लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है दहेज और शगुन सारा रिहाना की तरफ से। वीडियो में दिख रहा है कि लोग कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि लोगों ने कहा है ऐसा लग रहा है कि उन्होंने घर ही शिफ्ट कर लिया। एक यूजर ने कहा कोई इन्हें बताओ कि बहन यहाँ परमानेंट नहीं रहना है जामनगर में। कुछ ने कहा क्या ये इंडिया शिफ्ट हो रही है। एक ने कहा ऐसा लग रहा है कि दहेज और शगुन सारा रिहाना की तरफ से है। एक ने कहा कि ये लगेज कुरला से घुमाना 1 मिनट के लिए। एक यूजर ने कहा देखा पैसा तो क्या क्या हो सकता है। रिहाना के स्वागत के लिए तैयार थे ये खास कार। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रिहाना के स्वागत के लिए खड़ी कार की भी झलकियां सामने आई है, जिसके ऊपर एनिमल प्रिंट नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रिहाना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो टीम के साथ जामनगर में एंट्री मारते दिख रही है। लोगों ने कहा कोई बता दो कौन किसे कैप्चर कर रहा है यहाँ। इस वीडियो को देखकर भी लोग काफी सारे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इन्हें कवर करने के लिए पेपराजी खड़े हैं, तो वही लोग भी वहां सबका अपने कैमरे से कैप्चर करते दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम इन्हें कैप्चर कर रहे हैं और ये लोग हमें। एक ने कहा कि कौन किसको शूट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश के नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिल सके। भाजपा किसान मोर्चा ने संभाग प्रभारियों और सभी लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये प्रभारी अभी से क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में शुरू हो गए हैं।
भाजपा के नेता गांव ढानी तक पहुंचकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। पिछले दिनों भाजपा की ओर से ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ की गई थी। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी अब इस यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। चौधरी ने कहा कि नमो ऐप डाउनलोड करवाकर किसान कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3 नेताओं को संभाग प्रभारी की है जिम्मेदारी। जी हां, बैठक के दौरान प्रदेश के 7 संभागों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। प्रदेश महामंत्री ओपी यादव को भरतपुर और कोटा संभाग का प्रभारी बनाया गया, जबकि बलराम दून को जयपुर की और अजमेर का जिम्मा सौंपा गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित को उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार ने उससे ईडी या सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में भेज दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछले 56 दिनों से शाहजहां शेख ममता सरकार की कृपा से महफूज ठिकाने पर था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता सरकार पर लगातार हमले बोले। उन्होंने कहा कि आखिरकार 56 दिन बाद शेख गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हैरत की बात है कि अरेस्ट वारंट में इसके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध का कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बंगाल सरकार का संदेश खाली को लेकर कोई चिंता नहीं है। अगर शेख ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर गिरफ्तार किया गया है तो क्यों नहीं उसे ईडी को सौंपा जा रहा है। शेख के बॉडी लैंग्वेज पर भी है सवाल। जी हां, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जरा शेख की बॉडी लैंग्वेज देखिए और जरा ये भी देखिए कि वो किस कदर चल रहा था। क्या किसी इस तरह के घृणित अपराधी के इतनी हिम्मत हो गई है? पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा में उसका बचाव किया, अब देखिए वह पुलिस सुरक्षा में चल रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामन ए रहमत में कहीं पर महफूज था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि उसे ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। उन्होंने कहा कि मेहमान नवाजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान शाहजहां शेख की जो बॉडी लैंग्वेज थी वह किसी गुनहगार की नहीं लग रही थी।